तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग का पार्ट। देखिए ये जो आप लोगों को थ्योरी बताई जा रही है ना हिस्ट्री की, आप लोग किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे यूपीएससी के उठा के देख लीजिए, चाहे एसएससी के उठा के देख लीजिए, चाहे बैंकिंग के उठा के देख लीजिए, आप लोगों को इसमें से हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे आप लोगों को यहाँ पर मैं इसमें कवर करके चल रहा हूँ। आप लोगों को कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ पर, अगर आप लोग अच्छे से इन लेक्चरों को सुनते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला यही है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है 1934 का जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइडिया जो दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, इनके द्वारा दिया गया था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूं तो रिवीजन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली जो डिमांड किया था, आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, 1935 में ऑफिशियली डिमांड किया था इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ठीक है, कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमको अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसके हिसाब से हमारी कंट्री आजाद होगी और हम अपनी कंट्री को खुद से रूल किया जाएगा हमारे लोगों के द्वारा। तो ये बात जो की गई थी वो 1935 में की गई थी, जब आइडिया दिया गया था एम.एन. रॉय जी के द्वारा, ठीक है। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के बिहाफ में, मतलब कांग्रेस की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्री इंडिया होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके की बात बोली गई थी। और वो बात बोली गई थी, उसके साथ में ये भी बात बोली गई थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है कि जो हमारे जवान, जो हमारे यहाँ पे जवान सिटीजन है, उनको सबको वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए जो भी एडल्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अंग्रेजों के टाइम पे बस कुछ आदमियों को ही वोट डालने का अधिकार दे रखा था, जिसके पास जो कोई जमींदार है या फिर जो कोई अच्छा खासा एजुकेटेड आदमी है, तो उन्हीं को, कुछ को ही, लिमिटेड आदमियों को वोटिंग का अधिकार था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज बोला। यहाँ पे आदमियों में और औरतों में भी कोई डिफरेंस नहीं किया गया। बहुत सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जहां पर इंडिपेंडेंट होने के बहुत सालों बाद भी औरतों को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, पर इंडिया में ये बात इंडिपेंडेंस से पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने बोल दी गई थी। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। ओके, देखिए सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग ढंग से याद करके चलेंगे तो सारी चीजें साथ साथ में चलती रहेंगी, बहुत आराम से चीजों को आप याद भी रख पाएंगे। तो जो डिमांड रखी गई थी इनके द्वारा, वो डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया अगस्त तोफर के द्वारा। अगस्त तोफर के बारे में आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि अगस्त तोफर में डिमांड एक्सेप्ट की गई थी जो कि 1940 में था। इसके बाद में 1942 में ये क्रिप्स मिशन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया में आया। तो इंडिया में आने के बाद में इसने क्या बोला, जो आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो हम बनवा देंगे, वो सारी चीजें हो जाएंगी, पर लेकिन ये सारी चीजें अगर आप जो वर्ल्ड वार चल रही है उसके बाद में चीजें स्टार्ट करो तो ढंग से ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये था, क्रिप्स मिशन ने ये बोला कि जो वर्ल्ड वार चल रही है, उस टाइम पे कौन सी वर्ल्ड वार चल रही थी, आप लोगों को पता होगा कौन सी चल रही थी, सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी, जो स्टार्ट कब से हुई थी, 1939 से, ठीक है। तो हम यहाँ 1942 की बात कर रहे हैं और लगभग 1945 में ये फिनिश हुई थी। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला, ये चाहते थे कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडेप्ट कर सकता है, पर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार। तो ये चाह रहे थे कि सेकंड वर्ल्ड वार में हमारा पार्टिसिपेट, हमारा साथ दे इंडिया, ठीक है, तो हमारी साथ से लड़े। तो इसीलिए देखिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया जो इसका मतलब क्रिप्स प्रपोजल का। उन्होंने क्या बोला गया, गांधी जी का ये वर्ड कई बार पूछा जाता है कि किन्होंने जो क्रिप्स प्रपोजल को था पोस्ट डेटेड चेक बोला, मतलब एक ऐसा चेक जो कि बाद में आएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे जो चीजें अभी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, बाद में चीजें बताई जा रही हैं, और ये ऐसी चीजें होती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात चल रही है। तो गांधी जी ने इस तरीके के वर्ड यूज किए इसके लिए। तो कौन थे वो, M.K. गांधी जी थे जिन्होंने इस तरीके के वर्ड यूज किए थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने भी क्या किया, मुस्लिम लीग ने तो सीधा सीधा बोला कि हमको जो है अलग सेपरेट अपनी असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमको अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो फाइनली जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बात चल रही थी, उसके लिए कैबिनेट मिशन इंडिया में सेंड किया गया, ठीक है। कैबिनेट मिशन इंडिया में आया और उन्होंने क्या बोला कि जो दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात थी वो रिजेक्ट कर दी गई। तो कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट की थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात चल रही थी जो कि मुस्लिम लीग ने मांगी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जी बोल रहे थे कि हमारे लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, तो कैबिनेट मिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात चली थी उन्होंने बोला कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनेगी, ओके। तो ये बात बोली गई किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब जो ये वाली स्लाइड है इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में मिल जाते हैं किसी न किसी वे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या बोली गई है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो नवंबर में 1946 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। तो जो स्कीम फॉर्मुलेटेड की गई थी उसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान आप लोगों को याद रखना है। फीचर क्या था इसके, टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 389 थी, ठीक है। 389 में जो 296 जो सीट थी वो कौन था, ब्रिटिश इंडिया,
ठीक है। इसके अलावा 296 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी, ये ज़्यादा आगे फिर डिवाइड कर दिया गया, इतना याद नहीं रखना आप लोगों को, बस यहाँ पर याद रखेगा। और जो 93 थे इसमें वो प्रिंसली एस्टेट थे, मतलब जो राजा रजवाड़े, आप लोगों ने लगान मूवी भी देखी होगी, जो क्रिकेट वगैरह होता है और जो राजा वगैरह रहते हैं वहाँ पे, तो उस तरीके से चीज़ें आप लोग मतलब थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड में पिक्चर बना के चलेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ब्रिटिश इंडिया और ये प्रिंसली एस्टेट, तो टोटल मिला के कितनी थी 389 सीटें। पर बात क्या आती है निकल के, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ईच जो प्रोविंस थी एंड जो मतलब जो भी थे यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया या फिर प्रिंसली स्टेट, तो यहाँ पे क्या था, जो अलॉटमेंट ऑफ द सीट की गई थी वो देयर प्रपोर्शन टू उसकी पॉपुलेशन थी, मतलब पॉपुलेशन के बेस पे प्रपोर्शन था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी में पूछा गया है स्टेटमेंट के बेस में कि ऐसा था या नहीं था, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके अलावा क्या था, देखिए जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया और जनरल प्रपोर्शन हो गया, फिर अदर, ठीक है। तो सारी कम्युनिटीज जो थी आप लोग समझ सकते हैं, एक साइड मतलब यहाँ पे डिवाइड कर रखा था, मुस्लिम अलग हो गए, सिख अलग हो गए और फिर जो जनरल में आ गए, इन दोनों को छोड़ के सारे, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, तो ये जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी इनमें क्या था, जो मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे हैं वो मुस्लिम को ही वोट देंगे और जो सिख कम्युनिटी के बंदे हैं वो सिख को वोट देंगे और जो जनरल पॉपुलेशन है वो जनरल को वोट देगी। ऐसा नहीं है कि जनरल पॉपुलेशन मुस्लिम को और या सिख को वोट दे सकती है, मुस्लिम सिख को और जनरल पॉपुलेशन को वोट दे सकता है। तो अपनी अपनी वोट अपने अपने आदमियों को देनी है। इसी तरीके से हर एक घर में से एक आदमी खड़ा हो जाए, बस अपने अपने घर वालों को फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें करके चल रही थी, ठीक है। तो मेंबर इलेक्टेड बाय द देयर ओन कम्युनिटी, मतलब हर कम्युनिटी का अलग मेंबर अपने आप को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये है, ये क्या है, यहाँ पे जो यूज किया जाता था, जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड था, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये वही रिप्रेजेंटेशन है जो आज की डेट में हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज करते हैं। सिंगल वोट ट्रांसफर भी बोलते हैं इसको। हर एक कैंडिडेट, जिस दिन प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शन के बारे में बात करूंगा वहां पे आप लोगों को ये मेथड में पूरे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बस आप ये समझ लीजिए कि एक आदमी जो है कई आदमियों को वोट डाल सकता है, सिंगल वोट ट्रांसफर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है, आप लोगों को ये याद रखना है। और जो रिप्रेजेंटेशन, देखिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट था, वहां से क्या था, वो नॉमिनेटेड होकर आए थे, वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट थे। इसीलिए जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कई बार क्रिटिसिज्म होता है। क्या क्रिटिसिज्म होता है, ये बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यहाँ पर, ये मानने के लिए तो बोल दिया कि हमारी असेंबली है, पर लेकिन यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉमिनेटेड होकर आए थे। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है। वो भी हम लोग देखेंगे लास्ट में लेक्चर के कि क्रिटिसिज्म भी होते हैं कई तरीके के, तो वो भी आप लोगों का अलग से मिलेगा उसमें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का देखिए पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, तो इस तरह का क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और दिखती है, जो मेंबर थे इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है ना, प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। जिस तरीके से मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जो एमपी और एमएलए होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वही प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, ये यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को माइंड में याद रखनी है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आप 4-5 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट वे में, ओके। अब यहां से भी आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है, तो यहां पे भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए क्या बोला गया है, जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो जुलाई और अगस्त में 1946 में हेल्ड हुए, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती 208 सीट, मुस्लिम लीग ने जीती 73 सीट और जो इंडिपेंडेंट जो थे उनको मिली 15 सीटें, ठीक है। याद रखना है यहां तक का मुस्लिम लीग साथ में चल रही है, ठीक है। तो 73 सीट है उनकी। 93 जो सीट है वो प्रिंसली स्टेट को अलॉटेड की गई, बट उन्होंने वो भरी नहीं। क्यों? उन्होंने दूर रहे। क्यों? क्योंकि देखिए उन लोगों को कहीं ना कहीं डर लगने लगा था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा जो राज्य है वो तो गया, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री की बात चल रही है, यहाँ पे कोई भी राजा नाम की चीज नहीं रहेगी फ्यूचर में। तो ये इनके मन में डर सताने लगा पहले से पहले ही कि अगर यहाँ पर आके कल को इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी तो राजाओं का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा और उनका कैबिनेट रहेगा और उसके हिसाब से पूरी कंट्री को रूल किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूर रहना पसंद किया असेंबली से। पर लेकिन अगर देखा जाए असेंबली में तो मैक्सिमम ऑल सेक्शन के आदमी थे यहाँ पे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख्स थे, पारसीज थे, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, SC ST इंक्लूडिंग वोमेन भी यहाँ पर इसमें मेंबर थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये काफी मेंबर यहाँ पे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर लेकिन ह्यूज जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम हिंदू थी और कांग्रेस थी। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इसका आगे भी जिक्र आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी नहीं थे, वो कौन है, एक तो थे महात्मा गांधी जी और दूसरे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि ये दोनों मेंबर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट ही नहीं थे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहां पर याद रखना है इसके बारे में।
ये वाली स्लाइड में से भी कई क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए क्या बात की जाती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दिसंबर 9 1946 में हुई थी। ठीक है, 211 मेंबरों ने अटेम्प्ट की थी ओनली, 211 मेंबरों ने। जैसे कि हम लोगों ने देखा भी, प्रिंस हिल स्टेट भी दूर रहे, कुछ मुस्लिम वाले भी नहीं आए, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। ठीक है, सेपरेट स्टेट की मांग करने लगे पाकिस्तान की, तो यहां पर उन्होंने बाइकआउट कर दिया। जब इसकी मीटिंग की बात आई 9 दिसंबर को, इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया, याद रखना इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, पर असेंबली तक नहीं पहुंचे हैं। ओके, इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, देखिए ये एक प्रैक्टिस की जाती है फ्रांस में, अगर देखा जाए तो जब स्टार्टिंग में कोई चीज स्टार्ट होती है तो जो फैमिली का या फिर कोई भी एक ओल्डेस्ट मेंबर होता है, मान लीजिए आप लोगों को कोई लीडर बनाना है, जैसे घर में क्या होता है, हम लोगों के घर में क्या करते हैं, घर में एक आदमी को रख लेते हैं, मतलब कोई भी हमारे घर में जो बड़ा आदमी होता है उसको मुखिया बना देते हैं। तो इसी तरीके से जो मुखिया कह सकते हैं आप सच्चिदानंद सिन्हा जी को, इनको मुखिया बनाया गया। मुखिया बनाया गया स्टार्टिंग में, कब, इनको दिसंबर 9 में, ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट इनको चुना गया। तो इनका नाम याद रखना है एज मुखिया के तौर पर। क्यों? क्योंकि इनके अंडर में फिर इलेक्शन कराए गए, इलेक्शन करा के मतलब फिर छांटा गया कि कौन हमारा प्रेसिडेंट होगा और कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा यहाँ पर। तो 11 दिसंबर को 2 दिन बाद ही फिर यहाँ पे कौन आगे चुन के आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, और HC मुखर्जी, इनका नाम याद रखना है, ये कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट। तो 2 मेंबर चुन के आ गए यहाँ पे। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। BN राव was the appointed as the constitutional advisor to the assembly। ये नाम फिर से मैं आप लोगों को बोलता हूं, BN राव। अब बात आती है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, मतलब किस बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्क करने जा रहा है, किस बेस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे चलेगा। तो दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन असेंबली में रखा था। ये हिस्टोरिक मूव आप इसको बोल सकते हैं। दिसंबर, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देकर चलिए, अगर ढंग से आप लोग ध्यान देकर चले यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, 9 दिसंबर की। फिर कब की बात की गई है, इसके अलावा 11 दिसंबर की। इसके अलावा हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे 13 दिसंबर की। तो ये सारे सीरीज में चल रहे हैं, तो कभी कभी क्या आ जाता है, ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी आ जाते हैं कि कब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए टेम्परेरी, फिर असली कौन कब चुने गए, फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया। तो आप लोग थोड़ा सा डेट पे भी ध्यान देकर चलिएगा, जिससे कि आपके माइंड में क्लियरिटी बनी रहे इन चीजों को लेकर। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए इन्होंने फंडामेंटल जो थे हमारे उसके कॉन्स्टिट्यूशन के और जो फिलोसफी थी उसके बारे में स्ट्रक्चर दिया गया यहाँ पर कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो बोली गई, देखिए इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होना चाहिए। ये सारे वर्ड आप लोगों को जब प्रीएम्बल में पढ़ाऊंगा सारों का ढंग से एक्सप्लेनेशन दूंगा, यहाँ पर हल्का हल्का सा बता देता हूँ यहाँ पर भी। देखिए सबसे पहले बोली गई इंडिपेंडेंट, समझ में आता है इंडिपेंडेंट, पर जो सोवरन होता है वो ऐसा होता है कि हम जो है अपना खुद का डिसीजन खुद से ले सके और बाहर वाला कोई उसमें इंटरफेयर न करे, हमारा डिसीजन हम खुद ले सके, इसका मतलब होता है ये होता है, इसको बोलते हैं सोवरन। ठीक है, तो ये बात की गई। इसके अलावा जो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे यहाँ पर चलेगी, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इंडियन टेरिटरी में जितने भी स्टेट होंगे या बाहर से कोई भी स्टेट अंदर आने की इच्छा रखता होगा, कोई भी इंडिपेंडेंट अगर स्टेट यहां पर आने की इच्छा रखता होगा, तो वो सारी टेरिटरी गवर्न की जाएगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और उसको यूनियन बोला जाएगा मिला के सबको। ठीक है, तो इस तरीके की बातें की गई यहां पर स्टार्टिंग में ही जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। ओके, फिर इसके अलावा क्या बोला गया, और यहां पर बोला गया कि देखिए जितने भी यहां पर सेक्शन है सोसाइटी के सबको साथ में लेके चलना है। और देखिए जो यहां पर जो गवर्न किया जाएगा चीजों को, ऑथोरिटी जो यहां पर बनेगी, जो यहां पर एक गवर्नमेंट बन के आएगी, वो जो अपनी पावर ड्राइव करेगी वो यहां पे आदमियों से ड्राइव करेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि जो जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट यहां पर आएगी, मतलब रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बात यहां पर स्टार्टिंग में ही बोली गई थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही। तो ये भी बात आप लोगों से पूछी जा सकती है डायरेक्ट। इसके अलावा जस्टिस, मतलब जस्टिस दिया जाएगा, सोशल मतलब सोसाइटी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इकोनॉमिक के बेस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और पॉलिटिकली भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हर एक एरिया में सबको इक्वल माना जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे बच्चे हो, मतलब सबको जितना राइट मिलना चाहिए उनको सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी के एक हिंदू तबके को या मुस्लिम तबके को या फिर सिख तबके को ज़्यादा दिए जाएंगे और दूसरे को नहीं दिया जाएगा। सारी जो माइनॉरिटीज़ या कम्युनिटीज़ जो डिप्रेस सेक्शन या अदर बैकवर्ड है सबको साथ में लेके चला जाएगा। तो इसी तरीके से इंटीग्रेटिव बना के रखनी है जो हमारी एक कंट्री बनेगी उसकी। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे। ठीक है, सोवरन रहेंगे हम अपने लैंड, सी एंड एयर में, तो सब जगह हमारी सोवरेनिटी रहेगी, चाहे हमारा धरती हो, चाहे आकाश में हमारे ऊपर वाला जो आकाश है, और चाहे हमारे आसपास वाला जो सी है, हमको कोई भी वहां पर किसी भी तरीके से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो जो भी यहाँ पे चीजें चलेंगी वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से चलेगी। ये बातें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बोली गई। और हम विलिंग है, मतलब हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के पीस में और एक तरीके से वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड में अपना
मतलब अपना पार्टिसिपेट कर पाए। तो इस तरीके की बातें बोली गई। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में आप लोगों को याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था ये। फंडामेंटल फिलोसफी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमारा बनना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे दी गई। तो ये एक आप लोग कह सकते हैं खाका तैयार किया गया कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए। ओके, अब ये वाला पार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना लास्ट वाले थे, और बल्कि मैं ज्यादा बोलूंगा इसको, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बात हो गई, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही थी सबको समझ में आ रहा था कि अलग तो आप लोग रह ही नहीं सकते, आप लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिली स्टेट थे, जितने भी राजा रजवाड़े थे, सबने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो पहले दूर थे वो अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ज्वाइन करना स्टार्ट कर दी ग्रेजुअली, आराम आराम से। और अप्रैल 28, 1947 में जो 6 स्टेट थे उनमें से 5 तो ने असेंबली ज्वाइन कर ही ली थी। इसके अलावा क्या हुआ, माउंट बेटन प्लान आया। देखिए माउंट बेटन प्लान आया, उसके हिसाब से डिसाइड किया गया पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके द्वारा बनाई गई है, मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, याद आ रहा है कुछ, कैबिनेट मिशन के द्वारा, याद रखना है। और जो माउंट बेटन प्लान है उसने पार्टीशन किया था कंट्री का, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, जब पार्टीशन की बात हो गई तो रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसिली स्टेट थे उन्होंने भी अपनी असेंबली में सीट ले ली, तो ये असेंबली में आ गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग के मेंबर भी असेंबली में आ गए। कौन से मेंबर, जो इंडियन डोमिनेंट के थे, मतलब मुस्लिम, जब पार्टीशन की बात हो गई तो मुस्लिम लीग के भी कुछ मेंबर ऐसे थे ना जो इंडिया में रहना चाहते थे, और जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो जो इंडिया में रहना चाहते थे उन्होंने भी असेंबली में एंटर कर लिया। पाकिस्तान वाले तो जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो तो चले गए, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट उसमें 3 चेंज आए। इसके चेंज क्या क्या थे, देखिए एक तो इसको फुल्ली सॉवरन बॉडी बना दिया, मतलब अपने डिसीजन खुद लेगी, अब कोई इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, ठीक है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप से फ्रेम करना है। इसके अलावा क्या हुआ, असेंबली को इंपावर कर दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए हम, तो असेंबली को इंपावर भी कर दिया। क्या इंपावर कर दिया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बात बोली गई थी, जो लॉ बनाए गए थे, उनको हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अब उनका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा क्या किया असेंबली ने, असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब ये रूल और लॉ बनाने वाली बॉडी भी बन गई। अब 2 फंक्शन हो गए यहाँ पे, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है हम लोगों को, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पर लेकिन जब लेजिस्लेशन की बात आती है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, पर लेकिन जब कोई लॉ बनाते हैं, जो लेजिस्लेशन बनाया जाता है जिस तरीके से आज की डेट में भी पार्लियामेंट में, तो उस टाइम पे चेयर कौन करता है, तो स्पीकर करता है। तो आप लोगों को याद रखना है इस टाइम पे चेयर किसने किया, जीवी मावलंकर। तो ये फर्स्ट स्पीकर थे। ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पोर्शन था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला, तो वो तो किया गया चेयर किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और जो इनेक्टेड द ऑर्डिनरी लॉ था वो किसके द्वारा चेयर किया गया, वो जीवी मावलंकर जी के द्वारा। तो 2 फंक्शन थे, ये कब तक चलते रहे, ये 26 जनवरी 1949 तक चलते रहे, वो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर तक चलते रहे, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करने की बात नहीं आ गई। इसके बाद में ये इस तरीके के जो फंक्शन थे वो ओवर हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया। मुस्लिम लीग के मेंबर जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो मुस्लिम लीग के मेंबर भी आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से जो कंप्लीट मेंबर थे, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मतलब दूसरे वाले जो पाकिस्तान जाने वाले थे उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल विड्रॉ कर लिया, जो हमने स्टार्टिंग में काउंट किए थे अब घट के आ गए यहाँ पे। पहले स्टार्टिंग में ये काउंट किए थे हमने, अब घट के कितने आ गए, 299 मेंबर रह गए यहाँ पे, ठीक है। ये 299 मेंबर रह गए, ठीक है, जो फिक्स किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, जो ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फिक्स किसके द्वारा की गई थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। उसमें कितने मेंबर थे, 389। तो अब जो घट के रह गए वो 299 रह गए, ठीक है, क्योंकि वो जिसको जाना था वो यहां से निकल लिए। देखिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पूरा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करूंगा। इसके अलावा क्या क्या मतलब क्रिटिसिज्म थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब का भी आंसर दूंगा। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसी टाइम पर मैं आप लोगों को कंबाइंड पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए फेसबुक पर जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी फायदा हो सके। यार क्लास में जाके आप लोग अगर कहीं पे क्लास अटेंड करेंगे तो 40 से 50 हज़ार रुपये पे करेंगे आप लोग। यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं, क्वालिटी की मैं गारंटी लेता हूँ, डिक्रीज नहीं करूंगा जरा सी भी। पर आप लोग चीज़ों में पार्टिसिपेट तो करिए। तो देखिए वही बात है, वही बात बोली जाती है कि जो फ्री में चीजें हैं उनको इस तरीके से मत चाहिए, वो फ्री में है। आप डेटा लगा के इसको देखते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो चीज़ों को अच्छे से देखिए, उनको एनालाइज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और दूसरे के साथ में शेयर भी कीजिए और रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, तो फिर कल मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। आज के लिए इतना ही और अभी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।